नमस्कार विद्यार्थी। कल अपन पढ़ रहे थे जो कक्षा 10 में भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 4 कृषि पाठ से। कल आपने पढ़ा कि भी कृषि का जो सस्य प्रारूप है वो कौन कौन सा है। रोपण कृषि क्या है, खाद्यान्न फसलें क्या है, दलहन क्या है, तिलहन क्या है, इसके अलावा कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है। आज हम इसी अध्याय की शुरुआत करते हुए कृषि पाठ से ही पढ़ेंगे कि भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, भारत की मुख्य फसलें। आज हम इस टॉपिक की सहायता से ही भारत की जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, भारत में मिट्टी, जलवायु, भारत में मिट्टी है, जलवायु है और कृषि पद्धति के अंतर के कारण, कृषि पद्धति के अंतर के कारण अलग अलग भागों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भागों में कई प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, तो अपन पढ़ रहे हैं भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, भारत में मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति के अंतर के कारण जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। जैसे चावल है, गेहूं, मोटे अनाज, इसके अलावा दालें हैं, चाय, कॉफी, रबड़, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि। तो देखिए कि हम जानते हैं कि भारत जैसे देश में मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति के अंतर के कारण
अलग अलग भागों में कई प्रकार की खाद्य जो खाने योग्य हैं फसलें, अखाद्य वे फसलें जो खाने योग्य नहीं है, व्यावसायिक रूप में जिनका प्रयोग करते हैं उगाई जाती है। जैसे चावल है, तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं है, गेहूं भी खाद्यान्न फसल है। मोटे अनाज हैं जिसमें बाजरा है, ज्वार है, रागी है। तो मोटे अनाजों में 3 चीज आती हैं, बाजरा, ज्वार और रागी। विभिन्न प्रकार की दालें हैं, चाय है, पेय फसल है, कॉफी है, पेय फसल है, रबड़ है, अखाद्य फसल है। गन्ना है, खाद्य है, तिलहन है, खाद्य है, कपास है, अखाद्य फसल है, जूट है, अखाद्य फसल है। इस प्रकार जो भारत की जो मुख्य फसलें हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें, जो भारत की भिन्न भिन्न जलवायु के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खाद्य और कुछ अखाद्य फसलें बोई जाती हैं। अब इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मुख्य फसलें हैं, जो भारत की जो खाद्य फसलें हैं उनका वर्णन करेंगे। तो एक एक फसल का अपन यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आती है कि भी चावल है, चावल की फसल का वर्णन। बात आती है कि भारत की जो मुख्य फसल है चावल, चावल की भौगोलिक दशाएं। या चावल की फसल का वर्णन। अब देखिए कि अपन पढ़ते हैं कि चावल की फसल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं या कौन कौन सी जलवायु आवश्यकताएं चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं अपन कि चावल के लिए देखिए, चावल क्या है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है, ये फसल है। तो चावल की फसल का वर्णन करते समय अपन सबसे पहले ध्यान देंगे नंबर 1, चावल भारत में खाई जाने वाली या चावल भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न फसल है। तो देखिए कि अपन चावल की फसल का वर्णन कर रहे हैं कि जो चावल है वो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली या अपन लिख सकते हैं खाई जाने वाली खाद्यान्न क्या है, फसल है। तो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल है। अब देखिए कि अगर अपन आगे बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा चावल वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। भारत में सबसे ज्यादा चावल वर्षा ऋतु में बोया जाता है।
वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इस कारण यह खरीफ की फसल है। इस कारण यह खरीफ की क्या है, फसल है। तो देखिए कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो चावल की 3 किस्म होती हैं, जो कल आपने पढ़ा, ओस, अमन और बोरो। शीतकालीन, वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो देखिए, तो भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जो चावल है वो मानसून काल में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इस कारण से चावल को खरीफ की फसल कहा जाता है। अब बात आती है भी इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर 3, जलवायु। कि जो चावल है इसके लिए किस प्रकार की जलवायु की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जलवायु उष्णकटिबंधीय, जलवायु चाहिए। तो चावल की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है। तो चावल की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। और अगर अपने इसमें तापमान की बात करते हैं, तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से तो देखिए कि चावल की फसल के लिए जब तापमान चाहिए तो 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता है। तो देखिए कि चावल की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक इस फसल के लिए तापमान क्या है बोलो, आवश्यक है। अब बात आती है कि इस फसल के लिए जो मिट्टी है वो किस प्रकार की चाहिए। मिट्टी चिकनी, दोमट। कि इस फसल के लिए जो मिट्टी है वो चाहिए चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी उपयुक्त है। तो चावल की फसल के लिए अगर मिट्टी की बात करें तो इसके लिए चिकनी, दोमट या फिर कछारी मिट्टी चाहिए। अब बात करते हैं अपन कि वर्षा इस फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्षा में हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यकता होती है।
चावल की फसल के लिए वर्षा चाहिए जो लगभग है 75 से या 200 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पाई जाती है। और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई करके इसे उगाया जाता है। कम वर्षा क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो देखिए कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा चावल उत्पादन किया जाता है। अब जो बात आती है कि भारत के जो देखिए सबसे ज़्यादा जो चावल है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है। ये आप बता रही हो इनको कि चावल की भौगोलिक दशाएं, चावल की फसल का वर्णन। तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली खाद्यान्न क्या है, फसल है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, इस कारण यह खरीफ की क्या है, फसल है। जलवायु देखिए कि चावल की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। तापमान कितना चाहिए, 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी कैसी चाहिए, चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी। इसके लिए क्या है, आवश्यक है वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। अब बात आती है कि भारत के अंदर जो चावल उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कि भारत में जो चावल उत्पादित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। चावल उत्पादित क्षेत्र कि भारत के कौन कौन से राज्य में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले उत्तर व उत्तरी पूर्वी, उत्तर व उत्तरी पूर्वी मैदानों में इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो तटीय और डेल्टाई प्रदेशों में, तटीय व डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो चावल उत्पादित जो क्षेत्र है तो उत्तर व उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। अब देखिए नहरों और नलकूपों के कारण, नहरों और नलकूपों के कारण चावल को पंजाब,
हरियाणा इन नहरों और नलकूपों के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा, राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्र, राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाना संभव हुआ। चावल उगाना संभव हुआ। तो देखिए कि भारत के अंदर जो चावल उत्पादित जो क्षेत्र हैं, उत्तर व उत्तरी पूर्वी मैदान में, तटीय व देलताई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों और नलकूपों की सघनता के कारण, ज्यादा से ज्यादा नलकूप और नहरें होने के कारण आज पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना क्या हुआ है, संभव हुआ। अगर अपन अन्य राज्य की बात करते हैं कि चावल उत्पादित अन्य राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए अन्य राज्य, चावल उत्पादित जो अन्य राज्य हैं भारत के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो इसमें अन्य राज्यों में अपन बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अन्य राज्यों में देखिए पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार, तमिलनाडु, बिहार है, तमिलनाडु है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किया जाता है। तो देखिए, तो अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान, भारत के अंदर जो चावल उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर व उत्तरी पूर्वी मैदानों में, तटीय व डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों और नलकूपों की जहाँ सघनता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहरें और नलकूप हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अब इसको उगाना क्या हुआ है, संभव हुआ है। अन्य राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, तमिलनाडु है, इसके अलावा झारखंड है, आसाम है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आदि राज्यों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो जो चावल उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो हम भारत में देख भी सकते हैं कि कौन कौन से चावल उत्पादित क्षेत्र हैं। और तो इस प्रकार से देखिए, चावल की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, किसकी फसल है, खाद्यान्न है, अखाद्यान्न है, जलवायु कितनी है, मिट्टी, वर्षा, तापमान, उत्पादित क्षेत्र।
आप उतार सकते इसको। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि चावल की 3 किस्म है। कल मैंने बताया आपको चावल की किस्म, चावल की किस्में कल लिखाए थे मैंने आपको। 3 है, ओस, अमन और बोरो। ये चावल की 3 किस्में हैं, ओस, अमन और बोरो। कल मैंने बताया था आपको कि अमन है मानसून कालीन है, ओस है शीतकालीन है, बोरो है ग्रीष्मकालीन है। तो अब बात करते हैं अपन इसके बाद में कि भारत के अंदर जो चावल उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आप बता रहे कि आपको चावल उत्पादित क्षेत्र है। तो देखिए आप इसको भारत के मानचित्र में भी आप इसको उतार सकते हो। तो देखिए कि भारत के जो मानचित्र है इसमें आप भारत के प्रमुख चावल उत्पादित क्षेत्र मानचित्र में भारत के प्रमुख चावल उत्पादित क्षेत्र भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कि प्रमुख जो चावल उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इधर आप देख सकते हो कि जो ये आसाम है, ये हिस्सा, इसके बाद में बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया। इसके बाद में देखिए ये क्षेत्र उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आ गया। इसके बाद में कुछ डेल्टाई क्षेत्र, कुछ ये डेल्टाई क्षेत्र हैं। इसके बाद में तो ये जो पंजाब है इसका कुछ हिस्सा है, हरियाणा हिस्सा आ गया और राजस्थान का कुछ हिस्सा है। तो आप मैप की सहायता से इसमें उतार सकते हो। संकेत लिख सकते हो आप, संकेत चावल उत्पादित क्षेत्र।
कौन कौन से क्षेत्र हैं जो चावल उत्पादित क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप यूपी भी ले सकती है, यूपी का कुछ हिस्सा है। तो देखिए कि मानचित्र में भारत के प्रमुख चावल उत्पादित क्षेत्र संकेत के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि भारत का। तो देखिए उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कुछ दक्षिण क्षेत्र भी आ गया, कुछ तटीय प्रदेश भी है और कुछ नहरों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र हैं ये भी आते हैं। तो इस प्रकार भारत की जो प्रमुख फसल है चावल, इसके बारे में आप पढ़ ही चुके हो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि गेहूं की फसल का वर्णन। जो दूसरी जो खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं। तो अपन इसमें पढ़ेंगे गेहूं की फसल का वर्णन। गेहूं की फसल का वर्णन। तो देखिए अब बात आती है कि गेहूं की फसल का वर्णन किस प्रकार करेंगे अपन, की गेहूं के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे अपन गेहूं की फसल के बारे में, इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो गेहूं है, आप एक चीज और लिख सकते हो कि जो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा क्या है, स्थान है। एक लाइन में लिख लो आप कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो पहला नंबर तो किसका है चावल उत्पादन में, चीन का, और फिर दूसरा कौन सा है, भारत का है। अब पढ़ेंगे अपन गेहूं की फसल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो देखिए सबसे पहले गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल है जो रबी के मौसम में देखिए चावल के बाद अगर बात करते हैं अपन, तो चावल के बाद दूसरी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, गेहूं है। तो गेहूं एक खाद्यान्न फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है और विशेषकर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उत्तर व उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती है। तो बात आती है कि गेहूं एक खाद्यान्न क्या है, फसल है जो रबी के मौसम में उत्तर और इसके अलावा उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती है। अब बात आती है इसके लिए, देखिए कि इसके लिए जो तापमान है वो कैसा है, जलवायु कैसी चाहिए। तो नंबर 2 आती है जलवायु। जलवायु की अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए जलवायु चाहिए समशीतोष्ण। जलवायु चाहिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता है।
तो देखिए कि गेहूं की फसल के लिए जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इस फसल के लिए जो तापमान है, तापमान कितना चाहिए, देखिए कि गेहूं की फसल के लिए तापमान चाहिए कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए इस फसल को बोते समय और पकते समय कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या पड़ती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद में देखिए कि हम बात करते हैं कि इसके लिए जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी थी, मिट्टी तो दोमट व कछारी मिट्टी। तो 40 में गेहूं की फसल के लिए जो मिट्टी है वो कैसी चाहिए, दोमट, कछारी मिट्टी और चिकनी भी मिट्टी की आवश्यकता होती है, चिकनी मिट्टी चाहिए। ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है कि दोमट मिट्टी हो, कछारी हो या चिकनी मिट्टी हो, ये गेहूं की फसल के लिए क्या है बोलो, उपयुक्त है। अगर वर्षा की बात करते हैं, वर्षा तो गेहूं की फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। तो देखिए तो गेहूं की फसल के लिए जो वर्षा चाहिए वो चाहिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की क्या चाहिए, इसमें आवश्यकता चाहिए। और देखिए कि फसल पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, फसल पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब फसल पकती है तो उस समय जो आसमान है वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, खिलखिलाती क्या होनी चाहिए, इसमें धूप होनी चाहिए ताकि फसल अच्छी तरह से क्या हो सके, पक सके। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो छठे नंबर पर मावट, इस फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो देखिए कि जो मावट है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, कल मैंने बताया था आपको मावट क्या है, कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जो पश्चिमी भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो मावट इस फसल के लिए सबसे ज्यादा क्या है, लाभदायक है। अब बात करते हैं कि भारत में जो गेहूं उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन भागों में भारत में
गेहूं उत्पादित किया जाता है। तो आप एक बार बता सकते हो इसको कि गेहूं एक खाद्यान्न क्या है, फसल है। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है जो रबी के मौसम में उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती है। जलवायु देखिए कि गेहूं की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तापमान की बात करते हैं तो इस फसल के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी कैसी चाहिए, तो इस फसल के लिए दोमट, कछारी मिट्टी और चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा क्या है, उपयोगी है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। और जब गेहूं की जो फसल है, जब इसमें बाली आ जाती है, दाना बढ़ जाता है, तो जब फसल पकती है तो उस समय खिली हुई धूप होनी चाहिए, एकदम चिलचिलाती धूप होनी चाहिए। और मावट इस फसल के लिए सबसे ज्यादा क्या है, लाभदायक है। मावट इस फसल के लिए सबसे ज्यादा क्या है, लाभदायक है। अब बात आती है कि जो गेहूं उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब अपन बात करते हैं गेहूं उत्पादित क्षेत्र। भारत में गेहूं उत्पादित क्षेत्र। अब बात करते हैं अपन कि भारत के अंदर जो गेहूं उत्पादित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। तो देखिए गेहूं उत्पादित दो क्षेत्र हैं। गेहूं उत्पादित दो क्षेत्र हैं। पहला आता है कि जो पहला क्षेत्र है वह है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जो गंगा और सतलुज का मैदान, गंगा और सतलुज का मैदान, ये गेहूं उत्पादित दो क्षेत्र हैं। पहला बात करते हैं अपन, तो ये है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। दूसरा बात करते हैं तो गेहूं उत्पादित जो दूसरे क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, बिहार और
इसके अलावा भी और राज्य हैं आदि। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं कि गेहूं उत्पादन में जो भारत है वो चीन और अमेरिका के बाद में तीसरा बड़ा राज्य है। तो विश्व में स्थान, विश्व में स्थान। तो देखिए गेहूं उत्पादन में भारत का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान। तो देखिए कि मैंने बताया था आपको कि चावल उत्पादन में तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा। और गेहूं उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं तो गेहूं उत्पादन में भारत का चीन और अमेरिका के बाद कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तो बड़े तो इस प्रकार से देखिए कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो गेहूं की फसल है उसके वर्णन कर रहे हैं, गेहूं के लिए कौन कौन सी भौगोलिक जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार वो बता देते हैं आपको कि गेहूं है जो भारत की खाद्यान्न फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है, और विशेषकर जो ये फसल है ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती है। इसके लिए जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या पड़ती है इसमें आवश्यकता। वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर क्या चाहिए, इसमें वर्षा चाहिए। मिट्टी है दोमट व चिकनी कछारी मिट्टी इसके लिए क्या है, उपयुक्त है। फसल पकते समय खिली हुई क्या होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करते हैं आगे तो मावट है जो इस फसल के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, लाभदायक है। यह भारत के देखिए उत्पादित राज्य की बात करते हैं तो गेहूं उत्पादित 2 क्षेत्र हैं। पहला आता है उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। दूसरे जो अन्य राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और बिहार। और विश्व में अगर स्थान की बात करें तो गेहूं उत्पादन में भारत का चीन व अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान है। चीन और अमेरिका के बाद कौन सा स्थान है, तीसरा है। और हरित क्रांति के द्वारा गेहूं उत्पादन में भारत में अत्यधिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारत के जो प्रमुख मोटे अनाज हैं वो कौन कौन से हैं जिनको अपन मिलेट्स बोलते हैं। तो देखिए मोटे अनाजों की अगर बात करते हैं तो भारत के जो प्रमुख मोटे अनाज हैं उनका वर्णन अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोटे अनाज हैं। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख मोटे अनाज कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत के प्रमुख मोटे अनाज, बात आती है कि भारत में मोटे अनाज कौन कौन से हैं जिनको अपन मिलेट्स बोलते हैं। तो देखिए कि भारत के अंदर ज्वार, बाजरा और रागी मुख्य मोटे अनाज हैं। भारत में
ज्वार, बाजरा और रागी उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज हैं। तो देखिए कि भारत के प्रमुख मोटे अनाज कौन कौन से हैं जो भारत में उगाए जाते हैं। तो ज्वार है, बाजरा है और रागी। तो पसना जाए कि भारत के कोई 3 प्रमुख मोटे अनाजों के नाम बताइए। तो आपको बताना है ज्वार, बाजरा और रागी भारत के प्रमुख, भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। अब इसकी बात करते हैं अपन कि इनमें देखिए कि मोटे अनाजों में पोषक तत्व की अधिकता होती है। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। बात करते हैं अपन कि जो मोटे अनाज होते हैं इनमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, बोलो, अधिक होती है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे रागी है, मोटे अनाजों में आती है रागी। तो जैसे अपन बात करते हैं रागी की, कि जो रागी है, जैसे रागी में जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, पोषक तत्व कि जैसे रागी है मोटे अनाजों की श्रेणी में आती है। तो रागी में देखिए कि प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और पोषक तत्व, सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। तो भारत में मोटे अनाजों में जैसे रागी है, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा है, कैल्शियम है, सूक्ष्म पोषक तत्व है और भूसी मिलती है। देखिए, और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है, फसल है। देखिए कि जो ज्वार है वो उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो देखिए, अगर उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो जो ज्वार है वो भारत की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है, फसल है। पहले नंबर पर चावल, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर कौन सी आ गई, ज्वार। और देखिए
यह फसल वर्षा पर निर्भर है और आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह फसल वर्षा पर निर्भर है आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इसमें, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब इसके बाद देखिए कि अपन बात कर रहे थे कि भारत के प्रमुख जो मोटे अनाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख जो मोटे अनाज हैं इनमें चर्चा करते हैं। तो भारत के प्रमुख मोटे अनाज 3 हैं। पहले नंबर पर आती है ज्वार, दूसरे नंबर पर आता है बाजरा और तीसरे नंबर पर आती है रागी। तो भारत के मोटे अनाजों की श्रेणी में 3 आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। उगाए जाने वाले मोटे क्या हैं? अनाज हैं। भारत के अंदर मोटे जो अनाज होते हैं, इन मोटे अनाजों में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? वो लोग अधिक होती है। जैसे बात करते हैं अपन कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो रागी है, जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम और पोषक सूक्ष्म तत्व, और इसके बाद में भूसी पाई जाती है। उत्पादन और क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से अपन चर्चा करते हैं तो ज्वार भारत की तीसरे नंबर की खाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न क्या है? फसल है, जो खरीफ की मौसम में उगाई जाती है। आपको पता ही है कि ज्वार बाजरा खरीफ के मौसम की फसल है और ये फसल वर्षा पर क्या है? निर्भर है। इस कारण से जो आर्द्र क्षेत्र हैं जहां ज्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो ज्वार है वो भारत के कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बोई जाती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये फसल उत्पादित की जाती है। अब इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो भारत की जो अन्य फसलें हैं उनमें अपन पढ़ेंगे मक्का के बारे में, इसके बाद में बाजरे के बारे में, इसके बाद में जो अन्य खाद्यान्न फसलें हैं जिनमें दलहन आ गया, इसके बाद में फिर पढ़ेंगे अपन जो प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अलावा जो अखाद्य फसलें हैं उनमें जैसे गन्ना है, कपास है, चाय है, कॉफ़ी है, बागानी फसलें हैं। इनके बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अब बात आती है कि अपन जो है बाजरे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बाजरे की फसल का वर्णन। बाजरे की फसल का वर्णन। बाजरे की फसल का वर्णन। तो अब भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसलों की अपन चर्चा करते आ रहे हैं, चावल के बारे में आपने पढ़ा, गेहूं के बारे में पढ़ा, भारत के जो मोटे अनाज हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। तो देखिए कि पहले नंबर पर
बाजरा, खाद्यान्न व चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली फसल है। तो देखिए, ये जो बाजरा है वो एक खाद्यान्न फसल भी है, और फिर इस फसल का जो उपयोग है हम चारे के रूप में भी करते हैं। इस फसल का उपयोग हम चारे के रूप में भी करते हैं। तो देखिए, आगे बात करते हैं अपन कि यह एक खरीफ की क्या है, फसल है। यह खरीफ की फसल है जो वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा पर निर्भर करती है, जो वर्षा पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो बाजरा खरीफ की फसल है, अब बोल रहे हैं अपन इस समय, और यह किस पर निर्भर करती है फसल, वर्षा पर निर्भर करती है। इसके बाद देखिए कि अपन बात करते हैं तो इसके लिए जो जलवायु है, जलवायु तो गर्म जलवायु तो चाहिए इसके लिए। तो इस फसल के लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म व शुष्क जलवायु की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में तापमान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो फसल है इसको बोते समय लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड तापमान। तो इस फसल के लिए अगर अपन तापमान की बात करते हैं तो बाजरे की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है इसमें कि इस फसल के लिए अगर अपन बात करते हैं तो मिट्टी कैसी चाहिए। देखिए, मिट्टी की बात करते हैं अपन तो वैसे तो देखिए ये सभी प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें ये बोया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बलुआ व उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। आप वैसे लिख सकते हैं सभी प्रकार की मिट्टियों में, सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। ये सभी प्रकार की मिट्टियां होती हैं उसके अंदर क्या कर दिया जा सकता है, ये उगाया जा सकता है। वैसे बलुआ व उथली व काली मिट्टी पर उगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये सभी प्रकार की मिट्टी में ये अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन वर्षा की।
वर्षा। तो इस फसल के लिए 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो देखिए इस फसल के लिए विशेषकर 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए कि इसकी मिट्टी में जो जल निकासी की दशा अच्छी होनी चाहिए। अगर जल नहीं निकलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये गल सकता है। तो जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए उत्पादित अगर हम राज्यों की बात करते हैं, एक बार आप बता दीजिए कि बाजरे की फसल का वर्णन, कि बाजरा खाद्यान्न व चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली क्या है, फसल है, मोटे अनाजों में आती है। यह खरीफ की फसल है जो वर्षा पर क्या है, निर्भर है। जलवायु देखिए गर्म व शुष्क जलवायु की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या पड़ती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी विशेषकर बलुआ व उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, लेकिन वैसे ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, ऑलराउंडर। वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक इसमें क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। और मिट्टी के अंदर जल निकासी की क्या होनी चाहिए, आपके जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जल भराव होता है तो फिर इस जगह ही गल जाएगा, पैदावार नहीं होगी। अब बात करते हैं अपन कि जो बाजरा उत्पादित जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए बाजरा उत्पादित क्षेत्र या राज्य, बाजरा उत्पादित क्षेत्र या राज्य। तो देखिए कि भारत के अंदर वो कौन कौन से राज्य हैं या वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां बाजरा उत्पादित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा देखिए बात करते हैं कि भारत के अंदर जो बाजरा उत्पादित जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे अग्रणी आता है राजस्थान। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा देखिए हरियाणा, आदि राज्यों में कुछ विशेष चीजें हैं इसके लिए। तो बाजरा उत्पादित जो क्षेत्र है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा के कुछ भागों में भी ये बोया जाता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आप विशेष लिख सकते हो, नोट लगा करके, कि भारत बाजरा उत्पादन में विश्व में भारत बाजरा उत्पादन में विश्व में अब
स्थान पर है। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं कि पूछ भी लेता है, आपने पहले भी मैंने बताया आपको कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। गेहूं उत्पादन में कौन सा है, तीसरा। और बाजरा उत्पादन में कौन सा है, प्रथम है। और देखिए, भारत में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में कि भारत में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सरसों में भी और बाजरे में भी। तो आपको पता है राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा होता है, मूंग, बाजरा और सरसों सबसे ज्यादा होती है। और आपने पता है कि 1544 में जब सुमेर का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में, तो उस समय जब युद्ध में मालदेव के जो सेनापति थे जेताऊ टूपा, उन्होंने जब शेरशाह सूरी की सेना पर चढ़ाई की, तो उस समय शेरशाह सूरी घबरा गया और कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो देखिए, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है, बाजरा होता है। तो इस प्रकार से देखिए, आगे अपन भारत की जो अन्य फसलें हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रागी की जो फसल है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मक्का है, इसके बाद में फिर कुछ एक खाद्य फसलें हैं, गन्ना वगैरह है, कपास है, जूट, रबड़, इसके अलावा चाय है, कॉफी है। इन फसलों के बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें और मोटे अनाजों के बारे में मैंने आपको जो बताया, आप इन नोट्स वगैरह हैं इनको रोजाना नियमितता से आप इनको उतारो और रेगुलरिटी आप बनाए रखें। अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।